इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जी बड़ी खबर आ गई है। बड़ी खबर यह है कि भारत और कनाडा के बीच डिप्लोमेटिक वॉर शुरू हो गई है। और यह जरूरी इसलिए भी है क्योंकि भारत को यह अंदाजा पहले से था कि G20 में जिस तरह बेइज्जती हुई है ट्रूडो की, जो उनके पीएम हैं, जिस तरह से खुद कनाडा की जो मीडिया है उन्होंने अपने ही पीएम पर ऐसे ऐसे आर्टिकल लिखे, ऐसी ऐसी हेडलाइंस दी जिससे आपको पता चल जाएगा कि G20 में जस्टिन ट्रूडो सिर्फ मजाक का पात्र बनकर रह गया। तो भारत को यह लग रहा था कि कुछ ना कुछ इस पर होगा। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से खालिस्तान को लेकर बड़े कड़े शब्दों में जस्टिन ट्रूडो को बताया गया कि आप कंट्रोल करिए, कनाडा की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया जा रहा है। और बाकी वो आपको सीन तो पता ही है कि भाई किस तरह से उनका प्लेन फंस गया और उसमें भी भारी बेइज्जती हुई, शर्म उठाना पड़ा उन्हें पूरी दुनिया के सामने। घटना शर्मनाक थी। और भारत की तरफ से क्लियर बताया गया कि भाई आपके यहाँ खालिस्तानी लोग हैं, उनको सपोर्ट किया जा रहा है, उनको उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं किया जा रहा है बार बार भारत की तरफ से करने के बावजूद। तो भारत को पता था कि कुछ ना कुछ होने वाला है। तो अब जो भाई साहब गए यहाँ से, तो इन्होंने जाकर पार्लियामेंट में अपने एक बयान दे दिया है। वो जो खालिस्तानी मारा गया था ना वहाँ पर कनाडा में, अननोन लोगों ने आके उसको मार दिया था, उसका ठीकरा उन्होंने भारत सरकार पर फोड़ा है। सुनिए पहले जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट में क्या कहा है। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. Any involvement of a foreign government in the killing of a Canadian citizen on Canadian soil is an unacceptable violation of our sovereignty. सुन लिया आपने। अब जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा आरोप आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर लगा रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी पर आप ये आरोप लगा रहे हैं, तो जाहिर से ये अनआंसर्ड तो जाएगा नहीं, जवाब तो मिलेगा। तो भारत की तरफ से इसका बहुत कड़े शब्दों में खंडन किया गया और बोला गया कि भारत की सरकार एक डेमोक्रेटिक सरकार है और वो इस तरह के कामों में शामिल नहीं होती है, दूसरे देशों में ऐसे काम नहीं करती है। और यह भी कहा गया कि जो प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की तरफ से जो बयान दिए गए हैं वो बयान बेहद शर्मनाक है और भारत इसकी कड़ी निंदा करता है। तो जाहिर सी बात है कि भाई एक्शन और होना था। इसके बाद एक और हुआ। इसके बाद जो वहाँ की फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने ये जानकारी दी, आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आकर बताया कि हमने भारत के एक डिप्लोमेट को निज्जर के मर्डर के शक में भी बोला उन्होंने, हम डिप्लोमेट को हटाते हैं। पहले वो बात सुनिए। The allegations that a representative of a foreign government may have been involved in the killing of a Canadian citizen here in Canada on Canadian soil is not only troubling, but it is completely unacceptable. If proven true, this would be a grave violation of our sovereignty, and as of today and as a consequence, we've expelled a top Indian diplomat from Canada. अब आप सोचिए, मे भी हो सकता है, मतलब सबूत मिले नहीं हैं, सबूत दिए नहीं गए हैं, मे भी अगर ऐसा होता तो मैडम आपको ये कहना चाहिए ना कि हमारे पास ये सबूत है और इसमें है कि ये भारत की सरकार इस हत्याकांड में शामिल है। तो एक खालिस्तानी को आप लोग बचा रहे हैं, एक खालिस्तानी के लिए आप लोग हमारे खिलाफ जा रहे हैं। तो देखिए ये तो होना ही था। इसके बाद भारत ने भी कदम उठाया। भारत ने भी यहां पर जो कनाडा के डिप्लोमेट है, एक सीनियर डिप्लोमेट, उनको कहा कि भैया 5 दिन के भीतर आप देश छोड़कर जाइए। तो कुल जमा भारत और कनाडा के बीच अब तक के सबसे खराब रिश्ते हो रहे हैं और ये हमें पता था कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि सोरस का नाम आपने सुना है। वो भारत को कमजोर करना चाहता है, वो फंडिंग कर रहा था और जस्टिन ट्रूडो सोरस से कई बार उसकी मुलाकातें हो चुकी हैं। तो ये पहले से ही अंदेशा जताया जा रहा था कि भारत के खिलाफ कनाडा कुछ ना कुछ करेगा, क्योंकि कनाडा परेशान है, ट्रंप से भी परेशान था, कनाडा पुतिन से भी परेशान है और कनाडा भारत से भी परेशान है, मोदी से भी परेशान है।
क्योंकि उसकी दाल गल नहीं रही है। और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि निज्जर एक आतंकवादी था, उसके सब नंबर 2 था उस खालिस्तानी मूवमेंट में, और जो नंबर 1 है गुरवंत सिंह पन्नू, क्या नाम है उसका, गुरपवंत सिंह, जो भी नाम है उस, जो भी है चूहे का, वो कनाडा की जमीन का इस्तेमाल लगातार धमकाने के लिए कर रहा था, और उसको ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान का नाम आ गया, क्योंकि ये मैं इसे कहूंगा कि ये वेस्ट का पाकिस्तान हो गया, पश्चिमी देशों का पाकिस्तान हो गया है कनाडा। तो जाहिर सी बात है कि आने वाले टाइम में ये संबंध और ज़्यादा ख़राब होने हैं, और कनाडा को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो इसके असर क्या होंगे, अब आगे कैसे चलेगा, ये सब कुछ कैसे करेगा, इसके लिए मैंने 2 बेहद ख़ास मेहमान जो हैं वो अपने चैनल पर बुलाए हैं, जो जिससे आपको जानकारी मिलेगी कि आगे इस सब में होना क्या है। तो मेरे साथ जुड़ गए हैं कर्नल दानवीर सिंह, इनसे हम जानेंगे खालिस्तान और बाकी ये सारा तामझाम, और साथ ही मेरे साथ जुड़े हैं फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, एम्बेसडर हैं, IFS हैं, जितेंद्र त्रिपाठी जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सर। शुक्रिया। सबसे पहले मैं सर जितेंद्र सर आपके पास आना चाहूँगा कि ये जो कनाडा और इसके बीच जो हुआ भारत के बीच, कि आप जाकर बोलते हो, फिर इधर से डिप्लोमेट को कहा जाता है कि आप जी 5 दिन में छोड़ दीजिए, उधर से उनको हटा दिया जाता है, तो इन सब को आप कैसे देख रहे हो कि ये जो सिचुएशन है दोनों देशों के बीच, ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है? देखिए आलोक जी, ये बात तो सही है कि सिचुएशन ख़राब हुई है, लेकिन सिचुएशन ख़राब होने में किसका हाथ है ये भी देखना ज़रूरी है। और मेरा ख्याल है कि सिचुएशन ख़राब होने में हाथ सीधे सीधे पीयर ट्रूडो, इनका ट्रूडो का है। ट्रूडो का इसलिए हाथ है कि ट्रूडो अपने यहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंसी को, अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के गुलाम हो गए हैं और वो उसको संभाल नहीं पा रहे हैं। उनकी जितनी फजीहत यहाँ हुई है, यहाँ पर जब वो आए थे मोदी से बात करने, मोदी जी से, तो मोदी जी ने साफ साफ 2 टूक शब्दों में उन्हें कह दिया कि भाई आप जब तक आतंकवाद पर वहाँ लगाम नहीं लगाएंगे तब तक हम कोई सार्थक वार्ता नहीं करेंगे। वो चाहते थे कि बायलैटरल टॉक्स हो, लेकिन ये सिर्फ 1-to-1 मीटिंग हुई, और उसके बाद 3 दिन वो यहाँ रहे, उनको कोई भाव नहीं दिया गया। हालांकि हमने कहा कि आपको हम एयर इंडिया 1 दे देते हैं, अगर आपकी प्लेन में खराबी आप जा सकते हैं, लेकिन वो नहीं गए। ठीक है, उनकी मर्जी। तो वहाँ पहुँच करके भी उनकी बड़ी ही फजीहत हुई है। वहाँ के अखबारों ने उनके खिलाफ लिखा, वहाँ 2 प्रदेशों के चीफ मिनिस्टर्स ने लिखा, उन्होंने लिखा कि भाई हमारे तो भारत के साथ अच्छे ट्रेड रिलेशंस हैं, आप ये सब बेतुके बयान दे करके और बेतुकी बातें करके अपनी फजीहत करा के क्या पाएंगे, हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे व्यापारी। और इसके साथ ही देखिए जो उन्होंने, अब बड़े ताज्जुब की बात है कि जब तक वो यहाँ थे 3 दिन तक, तब तक उनको नहीं पता था कि इसमें भारतीय एजेंसियों का हाथ है। एकाएक 2 दिन बाद जाके उनको, जिसको उसमें कहते ना बुद्ध के शब्दों में कि ज्ञान प्राप्त हुआ या इल्हाम हुआ उन्हें कि हाँ भाई भारतीय एजेंसियों की बात है, और उन्होंने कनाडियन संसद में ये कहा कि हमारे पास जो प्राइमरी एविडेंस है उसके तहत ये लग रहा है, ये भारत जिम्मेदार है इसका। जब किसी चीज़ की जांच चल रही है तो जब तक जांच पूरी नहीं होती आप किसी पर आरोप नहीं लगा सकते, और वो जांच पूरी होने से पहले ही, जिसको कहते हैं ना, ही इज जंपिंग द गन, ही इज पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। अब उन्हीं की बात पे वहाँ के बहुत अच्छे मशहूर पाकिस्तानी पत्रकार हैं ताहिर असलम, उन्होंने कहा कि ये तो टाइमिंग बड़ी ही ख़राब थी इनकी, कम से कम या तो कुछ देर इंतज़ार कर लेते या कि जांच ख़त्म हो जाती तब कुछ कहते, और या तो फिर अभी चुप रहते। लेकिन इन्होंने बड़ी ख़राब टाइमिंग की और अपनी तुक्का फजीहत बचाने के लिए इन्होंने पार्लियामेंट में ऐसे बेतुके बयान दिए हैं। और उसके बाद विदेश मंत्रालय ने उनके यहाँ जो हमारे कनाडियन कंसुलेट में जो कंसुल हैं पवन कुमार राय, जो कि मिनिस्टर है इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिटी अफेयर्स के, उनको उन्होंने पर्सनल नॉन ग्राटा करके वापस भेजने का ऑर्डर दे दिया। तो जाहिर था कि हमारी ओर से भी वैसी ही प्रतिक्रिया होती।
हमने भी उनके उसी रैंक के डिप्लोमेट को 5 दिन के अंदर अंदर छोड़ने का आदेश दे दिया। तो ये तो रही कि डेवलपमेंट्स क्या हुआ। अब देखिए, अगर ये कहते हैं कि एक कनाडियन नागरिक को वहाँ मारा गया, निज्जर को, पहली चीज़ तो ये वो कनाडियन नागरिक नहीं था, वो 90s में वहाँ गया था, वो प्लम्बर था। उसके बाद एकाएक उसके पास पैसे आने शुरू हो गए, कहाँ से? खालिस्तान फंडिंग के नाम से। उसने नागरिकता के लिए अप्लाई किया, रेजिडेंट परमिट थी, नागरिकता के लिए अप्लाई किया, नहीं मिला, रिजेक्ट हो गया। उसने उसके 14 दिन बाद एक कनाडियन औरत से शादी की प्रपोज करके, और फिर नागरिकता के लिए अप्लाई किया, फिर नहीं मिला। तो अभी तक उसको नागरिकता नहीं मिली है। शायद ट्रूडो साहब, जस्टिन ट्रूडो साहब को ये कायदे से पता नहीं। तो एक चीज तो ये है। दूसरी चीज कि ये तब कहाँ थे जब निज्जर ने और अब गुरपतवंत सिंह पन्नू ने बाकायदे पोस्टर छपवा ये कहा कि कनाडा में भारतीय उच्चायोग के ऊपर हमला करो, उनकी प्रॉपर्टी तबाह करो, ये सब करो। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कनाडियन क्रिमिनल कोड के पैरा 264 आर्टिकल 264(1) में साफ साफ लिखा है कि कनाडियन क्रिमिनल कोड फॉरबिड्स uttering, conveying, or coercing a person to receive a threat to cause death or death to any threats to cause death or any grievances, even any grievous attack. अगर आप वहां रह करके भारतीय उच्चायुक्त और उसके कर्मचारियों के खिलाफ आप पोस्टर छाप रहे हैं और एक तरह से आप सुपारी दे रहे हैं, वीडियो करके आप कह रहे हैं कि हाँ हमने ऐसा किया है, तो ये क्या आर्टिकल 264 का उनके क्रिमिनल कोड का उल्लंघन नहीं है? इसमें क्या उसके हिसाब से 5 साल की सजा नहीं हो सकती? इसके साथ ही आर्टिकल 431 कहता है कि अटैक ऑन प्रीमाइसेस of residence or any property of the persons of internationally protected persons, मतलब कि डिप्लोमेट्स, इसमें 14 साल की सजा होती है। वो भी किया गया, लेकिन अभी तक FIR नहीं दर्ज हुई है वहां पर। यहाँ पर जो FIR दर्ज हुई है, यहाँ पे 10 FIR निज्जर के खिलाफ दर्ज हुई थी। उसके खिलाफ हमने सबूत भी दिए थे, तब भी कनाडियन गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। जबकि कनाडियन गवर्नमेंट, इंडिया और कनाडा के बीच में एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है जो 1987 में साइन हुई थी, और MACM ट्रीटी है, म्यूचुअल असिस्टेंस ऑन क्रिमिनल मैटर्स, ये 1995 में साइन हुई थी। इसके तहत आपको एक्सट्रेडिशन करना होगा अगर वहाँ पर जो चीज़ क्राइम की गई है, जहाँ वो क्राइम है और वही क्राइम यहाँ भी है आपके कनाडा में, तो आपको करना होगा। लेकिन ये उन्होंने नहीं किया। मतलब और सर साफ था कि जी निज्जर के खिलाफ इंटरपोल का नोटिस है, लेकिन कनाडियन गवर्नमेंट अभी कुछ नहीं कह रही है, और उल्टे अब ये कह रहे हैं कि नहीं वो तो हमारे कनाडियन नेशनल को मार डाला और इंडियन एजेंसीज ने मार डाला। मुझे सर इस पर हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब, उनका बयान याद आता है। अभी कुछ दिनों पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उससे पूछा गया था उनसे, तो इसी बारे में तो उन्होंने कहा कि जी उनको एक हिंदी का फ्रेज याद आया, बोले कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मतलब कनाडा हमें ऐसा कह रहा है। कर्नल दानवीर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। खालिस्तान मूवमेंट को भी आप जानते हैं, बहुत करीब से जानते हैं। आप इंटरनल सिक्योरिटी हो चाहे एक्सटर्नल सिक्योरिटी, उसको भी आप जानते हैं। जब आपने जस्टिन ट्रूडो का यह बयान सुना तो आपका रिएक्शन क्या था? सुनते ही आपके दिमाग में क्या आया? देखिए, मुझे दिमाग में ये आया कि लोकतंत्र परफेक्ट नहीं है, और उसका कारण ये है कि जस्टिन ट्रूडो को असलियत पूरी तरह मालूम है, लेकिन उनकी मजबूरी है वोट बैंक की। वहां पर सिख जो है वो 2% है। 7,70,000 सिख कनाडा में बसता है, और इनको गुरुद्वारा पॉलिटिक्स के तहत
जकड़ा हुआ है, पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है। अगर आप इस गुरुद्वारा पॉलिटिक्स से थोड़ा हटते हैं तो आपका बहिष्कार होता है, आपको जो कम्युनिटी से सपोर्ट सिस्टम मिलता है वो इनकार हो जाता है और आपका कनाडा में रहना दुश्वार हो जाता है। तो ये बेसिकली बताता है बहुत सारे सिखों की मजबूरी, चाहे वो दिल से ना जुड़े हों, लेकिन उनकी एक मजबूरी है। कनाडा में अगर आप बसना चाहते हैं तो आपको 1 साल मेरे ख्याल से किसी के साथ या किसी के नीचे काम करना होता है और कुछ इस तरीके से प्रक्रिया है। तो जब तक आप एक पर्टिकुलर विचारधारा को समर्थन नहीं देते तब तक आपकी उस सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं है। अब सरदार जी यहाँ से जाएंगे तो वहां पे कहाँ काम करेंगे? सब तो वो इन्हीं लोगों के पास काम करेंगे। ये पूरा एक इकोसिस्टम बना हुआ है। जो यहाँ पर इमिग्रेशन कराता है उसके कांटेक्ट में है वो लोग। जहां पर ये यहाँ से जो सरदार जी जाएंगे वो वहां उसके पास पहुंचेंगे, वो उनको सोसाइटी के अंदर धीरे धीरे अंदर घुसाएगा, उनको अपने स्टोर पे काम करवाएगा वगैरह वगैरह, जो भी उनका तरीका होता है। मैं उस तरीके में नहीं जा रहा हूं, लेकिन वो एक बहुत अहम हिस्सा है इकोसिस्टम का। यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर सरबजीत मान जैसे लोग हैं, अकाली दल डी बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो, दल खालसा, सॉरी, दल खालसा के हेड हैं। उनका आपको इंटरव्यू जरूर याद होगा जिसमें वो कहता है कि आप प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं, आप के ऊपर स्टेट से जास्ती हो रही है, उसका एक सर्टिफिकेट देते हैं। उसके एवज में 30-40 हजार रुपए लेते हैं। वो कहते हैं कि मेरे को भी तो अपनी पार्टी चलानी है। ये ऑन रिकॉर्ड है, उनका वीडियो मौजूद है। फिर उसके बाद में इमिग्रेशन जो कराने वाले दलाल हैं वो अलग पैसा लेते हैं और फिर इनको टिकट पर भेज के और फिर कनाडा भेजते हैं, टिकट दे के। वहां पे एक सरदार जी रिसीव करते हैं, वो भी इसी इकोसिस्टम का हिस्सा है। फिर वो उनको एक रहने की जगह देते हैं, उनको कुछ ना कुछ काम देते हैं और जो भी वहाँ का प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को फॉलो कराते हैं और फिर वो कनाडा की सिटीजनशिप या इमिग्रेशन उनका हो पाता है। तो ये एक मजबूरी बन जाती है। आपको सोशल मीडिया पोस्ट भी इस तरीके की करनी पड़ेगी जिससे कि आप एक रेट्रीब्यूशन अट्रैक्ट कर पाए। जैसे ही आप भिंडरावाले की तस्वीर अपने फेसबुक पे लगाएंगे तो आपको लोग गालियां देने लगेंगे। जैसे ही आपको गालियां देने लगेंगे आप 84 की बात करेंगे, आप गोल्डन टेम्पल पर ब्लू स्टार की बात करेंगे और जो नेशनलिस्ट इंडियंस हैं वो आपको उल्टा सीधा बोलेंगे। आप उसके स्क्रीनशॉट्स और रिकॉर्ड लेके आप बताएंगे कि देखिए मेरे को मेरा यहाँ पर मेरे व्यूज को दबाया जाता है और आई एम लाइकली टू बी प्रोसिक्यूटेड। फिर वहां पर ये जस्टिन ट्रूडो गैंग है, वो कहता है कि आइए आइए बसिए, और फिर ये पूरा खेल चलता है एग्जैक्टली वैसा ही जैसा कि ममता बनर्जी के बंगाल में चलता है। मैं कॉन्टेक्स्ट इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपको एकदम से समझ में आ जाएगा कि ममता जी के बंगाल में बांग्लादेशी मुसलमान कितना अहम है, रोहिंग्या मुसलमान वहां पर कितने जरूरी है और कैसे वो पीछे वाले दरवाजे से अंदर लाकर उनको उनके आधार कार्ड, वोटर कार्ड बन जाते हैं और फिर ये पूरी प्रक्रिया चलती है। तो आपने पूछा कि मेरे को ये कैसा लगा, तो मेरे को यही लगा कि डेमोक्रेसी इज नॉट अ परफेक्ट सोल्यूशन टू अ कंट्री। ये इस तरीके के जो वाकयात हैं ये जाहिर करते हैं कि ये कोई परफेक्ट चीज नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर मैं मानूंगा कि जो भी है परफेक्ट नहीं भी है फिर भी ये बेस्ट है। और ये दुर्भाग्य है कि जस्टिन ट्रूडो जैसे लोग कनाडा में बैठे हुए हैं, उनकी इलेक्टोरल मजबूरी है कि ये पूरा तमाशा जो है उसका एक और मैं कहूँगा इस पूरे खालिस्तानी इकोसिस्टम का एक अहम हिस्सा, एक अहम मोहरा बन के रह रहे हैं। कर्नल साहब, मुझे याद आता है कि अभी ये कह रहे हैं कि जी कनाडा का नागरिक था, कनाडा का सिटीजन था, जो कि नहीं था, सर ने बताया भी। तो क्या जस्टिन ट्रूडो को कनिष्का बॉम्बिंग्स की याद नहीं आई? क्या जस्टिन ट्रूडो को इस बात का पता नहीं है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने कनिष्का बॉम्बिंग को अंजाम दिया था? उसमें भी कनाडा के नागरिक मारे गए थे। क्या उनके अधिकारों की याद नहीं है कि ट्रूडो के वालिद साहब थे उस समय इख्तिदार में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई मे बी रॉन्ग। तो ये एक इशू है।
मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। आप बिल्कुल वहां पे पूरा कनाडा को आप अफगानिस्तान पाकिस्तान बना दें, हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर आपके यहाँ से इस तरीके की बकवास होगी तो मेरा गांधी का देश बदल चुका है। गांधी जी भी बदल गए हैं। अब आप चुप नहीं बैठेंगे, आप मजबूर नहीं हैं, आप अबला नहीं हैं। अब आप में भी तो दमखम आ गया भारत है। ने भारत ने अपनी आप ताकत बिजनेस पहचान करते ली है। हैं, आप बिजनेस करते हैं, आपके पास में आपकी इकोनॉमी है, आपके पास में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन धीरे धीरे आ रहा है, आपकी दुनिया के अंदर अहमियत बढ़ रही है, आप सैन्य ताकत हैं। आप के साथ में दोस्ती करना पश्चिमी खेमे की मजबूरी है। और ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं ये कहूंगा कि मैं वो वाला गांधी का देश नहीं हूं जहां पे एक चाटा आप मारेंगे और दूसरा गाल कर दिया जाएगा। कुछ बदलाव आ रहा है और मैं तो ये दिल से तमन्ना करूंगा कि हमारी रॉ कुछ इस तरीके के काम करें जिस तरीके के वो एलिगेशन लगा रही है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी रॉ इस तरीके के काम नहीं करती है। हमारा इंडिया की ये एक स्टेटेड पॉलिसी नहीं है। बट एज अ मेंबर ऑफ एक्स मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस मैं ये चाहूंगा कि इस तरीके का काम करे। भाई आपको करना पड़ेगा। जैसा त्रिपाठी जी ने कहा कि उस व्यक्ति के खिलाफ FIR 10 थी, उसके ऊपर इनाम था, वो खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ था, वो एंटी इंडिया एक्टिविटी में मुलविस था। तो ये सारी कार्रवाई अगर कर रहा था और आप कार्रवाई नहीं कर रहे थे, जस्टिन ट्रूडो साहब नहीं कर पा रहे थे, तो उसकी मदद करनी चाहिए ऐसे लोगों की कि भाई आपकी कुछ मजबूरियां हैं, आपकी मदद हम कर देते हैं। और अगर ऐसा किया है तो मेरे को बहुत खुशी है। लेकिन मैं कोई एक रॉ के एक पुराने एक चीफ का मैं एक बयान देख रहा था टेलीविजन के ऊपर। वो कह रहे थे कि हम लोग इस तरीके का काम करते ही नहीं है। अगर कर रहे होते तो हम ये कब से कर रहे होते। मेरे ख्याल से ये जो एलिगेशंस हैं ये अभी प्रूफ भी नहीं है और उन लोगों ने इस तरीके का काम कर लिया है। ये मेरे ख्याल से उनके लिए ही ये उल्टा पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल कर्नल साहब, आपने बिल्कुल सही बात कही। मुझे आपके बातों से याद आया कि जो उनकी फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका बयान मैं देख रहा था। शी सेड कि मे बी इन्वॉल्व। तो जितेंद्र सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इस तरह की भाषा जो ये मे बी इन्वॉल्व और इसके बाद आप हमारे डिप्लोमेट को आप वहां से पर्सोना नॉन ग्राटा कर देते हो, क्या आपको वेट नहीं करना चाहिए था कि आप सबूत लेकर आते, आप दिखाते, पेश करते? ये तरीका समझ नहीं आया कि मे बी इन्वॉल्व और आपने एक्शन ले लिया। बिल्कुल जैसा आपने कहा और मैंने भी जैसे बताया, ताहिर असलम ने यही कहा कि इसकी टाइमिंग सही नहीं थी। जब तक आपको इस पूरी जांच का एक नतीजे पे नहीं पहुंच जाती, आपको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। अब आप खुद ही देखिए, अगर वहाँ की फॉरेन मिनिस्टर कह रही है कि इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज गवर्नमेंट मे बी इन्वॉल्व, और मे बी और आर इन्वॉल्व में बहुत फर्क होता है। मे बी कह करके आप किसी को इस तरह से कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते। कल को हम ये भी कह दें कि कनाडियन गवर्नमेंट एंड कनाडियन सीक्रेट एजेंसीज मे बी इन्वॉल्व इन स्प्रेडिंग टेररिज्म इन पंजाब, इंडिया, पंजाब, कहने को यस। कहा जा सकता है। लेकिन वही चीज है कि जब आप किसी चीज पर कोई नतीजे पे पहुंचे नहीं, तभी उछल करके बयान दे देना, ये बहुत ही, ये कहते हैं कि पॉलिटिकल इमेच्योरिटी का परिचायक है कि आप मेच्योर नहीं है। और देखिएगा अभी बाद में इस पे और भी होगा। इसलिए देखिए, बाइडेन ने कहा ही है, बाइडेन ने कहा कि आई एम कंसर्न अबाउट दिस डिटेरियोरेटिंग रिलेशनशिप बिटवीन कनाडा एंड इंडिया। और अभी वही नहीं, आप देखिएगा यूके का, इटली का, फ्रांस और जर्मनी का भी बयान ऐसा ही आएगा। क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं सकते। आपके यहाँ भारतीय डिप्लोमेटिक मिशन पर आग में आग लगा दी जाती है, वहाँ के लोगों के खिलाफ पोस्टर्स छपते हैं, आप कहते हैं ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और जबकि आपका कानून कहता है, आपका 264 कहता है कि किसी को आप थ्रेट देंगे तो आप सीधे 5 साल के लिए जेल जाएंगे, या कहीं आर्सन करेंगे, आप आग लगाएंगे,
आर्टिकल 434 के हिसाब से तो आपको 14 साल का वो होगा, 14 साल की सजा होगी। क्या हुआ? ये कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ अपनी खाल बचाने की कोशिश पीरे ट्रूडो कर रहे हैं। इनके कैबिनेट में और भी 3 सिख मिनिस्टर्स हैं, हरजीत सज्जन है, बारदेश चग्गर है, अमरजीत सोही है। अमरजीत सोही ने, हरजीत सज्जन ने या बारदेश चग्गर ने कुछ नहीं कहा है। हाँ, चौथे नवदीप बैंस पिछले साल रिटायर हो गए थे, तो इनके किसी सिख मिनिस्टर ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन इनको परेशानी हो रही। इसी को कहते हैं मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त वाली बात, कि जिसको कहना चाहिए शायद वो नहीं कह रहा है। आप काजी जी दुबले के वाली बात है कि शहर के अंदेशे से आप जबरदस्ती बेगानी शादी में कूद रहे हैं। तो ये तो सिर्फ इनकी पॉलिटिकल इमेच्योरिटी दिखाता है, और ये भी दिखाता है कि इससे फ़र्क कितना पड़ेगा, क्योंकि देखिए भारत और कनाडा के ट्रेड पे तो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। एफटीए की जहाँ तक बात चल रही थी, एफटीए तो अब गया समझ लीजिए गड्ढे में। एफटीए तो हो नहीं पाएगा काफ़ी दिनों तक। और इसके साथ ही साथ वीज़ा की बात, इसके साथ ही साथ जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोऑपरेशन की बात है, वो भी, उस पर भी बड़ा एडवर्स इफेक्ट पड़ने वाला है। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ इतनी जल्दी ठंडी हो जाएगी। और अब ये अगला देखना है कि अब ट्रूडो गवर्नमेंट का क्या व्यू होता है, या पार्लियामेंट ट्रूडो को क्या कहती है, इस पे ज़्यादा कुछ निर्भर करेगा। एक चीज़ और मैं सर आपसे समझना चाहता हूँ, क्योंकि आप थोड़ा इनसाइडर मैं आपको मानता हूँ। जो कैनेडियन हाई कमिश्नर हैं मिस्टर कैमरॉन मैके, वो जी। जो एमईए में पहुंचे नियर अबाउट 10:26 पर, हाँ। और 10:30 पर वो निकले एमईए के अंदर से। उनके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ रही थी, उनका चेहरा तमतमाया हुआ था। उन्होंने मीडिया के सवाल के जवाब नहीं, सीधे आए और बड़े जोर से उन्होंने अपनी गाड़ी का दरवाजा बंद किया। सर 4 मिनट में ऐसा अंदर क्या हुआ होगा कि ये इतने नहीं, अंदर उन्हें सीधे यह कह दिया गया होगा कि योर एक्सीलेंसी, दिस इज नॉट द वे दैट countries exercise diplomatic relations, and in retaliation to your expelling our officer, we are hereby giving persona non grata to your minister of community development or consular whatever it is, and he should leave within 5. बड़ी प्लेन एंड सिंपल मैसेज में बात होती है इसमें। फिर आप चाहे जो करते रहो आप। और उसके बाद ये मुझे जहाँ तक ख्याल है, हमारी एडिशनल सेक्रेटरी वानी सी राजीव राव ने बुला करके, एडिशनल सेक्रेटरी अमेरिका जो है, उन्होंने ये शायद कहा और वो समझ गए। अब वो जाके अपने यहाँ जो भी कहेंगे, ऐसे ही हमारे यहाँ भी हाई कमिश्नर को कहा गया होगा बुला के, तो वो तो टिट फॉर टैट होता है। मेरे ख्याल से हमारे यहाँ शायद 10-12 मिनट दिया गया होगा हमारे हाई कमिश्नर को, इनको 4 मिनट में निपटा दिया गया कि जो बात सीधी सीधी कहो और छुट्टी करिए। तो ये मुझे लगता है सर कि ज्यादा तमतमाए इसलिए होंगे कि उनको लगा होगा कि ये ट्रूडो ने किया क्या और उसके बदले मुझे जो है झेलना पड़ रहा है यहाँ पे। कर्नल दानवीर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। की वजह से होता जी है, जी, की वजह से कर्नल दानवीर जी, कर्नल दानवीर, मैं मेरे को आपके ये पास आना चाहूंगा। डिप्लोमेसी में क्या होता है तो मेरे को मालूम नहीं, बट मुझे ऐसा लगा कि कमरे में आए होंगे, उनके गाल पे कहीं तमाचा ना जड़ दिया हो, पता नहीं, वो इतने तमाए हुए थे। बट आई डोंट नो ये कैसे होता है। बट अगर दरवाजे बंद है, कमरा अकेले है, तो एक आधा रैपट कसने में कोई बुराई नहीं है। बट आई एम श्योर ऐसा नहीं होता है। वो फ्रस्ट्रेशन होगी, दिख रही होगी। हाँ, सर कर्नल साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, हाँ, मुझे जो फील आया, जो पन्नू ने पोस्टर्स लगाए हमारे डिप्लोमेट्स के, उनके सरों पर बाउंटी रखी, उकसा रहे हैं वो मारने के लिए, करने के लिए सारी चीजें। कनाडा की गवर्नमेंट को ये समझ नहीं आया कि आप टेररिस्ट एक्टिविटी को आप पनपने दे रहे हैं, आप उस पर कुछ नहीं कर रहे हैं, जबकि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बार बार ये बात कही गई। क्या मैं इसको ऐसे अगर एग्जाम्पल दूं तो मेरा कहना ठीक होगा कि कल को सऊदी अरबिया अमेरिका से ये कहने लगे कि आपने हमारे नागरिक उसामा बिन लादेन को ऐसे कैसे मार दिया, वो हमारा नागरिक था। क्या ये एग्जाम्पल सही होगा? बिल्कुल एग्जाम्पल बिल्कुल सही होगा कि भाई ये उसी तरीके से आप तुलना कर सकते हैं। अब जैसा आप बता रहे हैं कि वो पन्नू ये कर रहा है, पन्नू वो कर रहा है, खालिस्तानी ऐसा कर रहे हैं, तो एक चीज जरूर है आलोक भाई
कि जब तक इन एक्टिविटीज के पीछे स्टेट का हाथ ना हो, आप इस पैमाने पर विदाउट एनी फियर ऑफ लॉ ये कार्रवाई कर सकते हैं। जैसा कि जेके त्रिपाठी साहब ने उनके कानून का हवाला दिया, कितना स्ट्रिंजेंट कानून है, और उस कानून के तहत आपको तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। तो इसका मैं उदाहरण देता हूँ। मेरे ख्याल से शायद पिछले साल की बात है, जब वहां पे ट्रकर्स की स्ट्राइक हुई थी, जिसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ द ट्रकर्स वर द सिख कम्युनिटी, और कितनी तेजी से कैनेडियन गवर्नमेंट ने कार्रवाई करी थी। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी गड्ढे में गया हुआ था, लिबर्टी भी सब हवा खा रही थी, और सारी जो कहानियां उन्होंने हिंदुस्तान में सुना दी वो सब की सब वहां पे सेटल हुई, और उन्होंने वो कार्रवाई कर दी क्योंकि कानून ऐसा मौजूद है। अब वोट बैंक की मजबूरियां हैं कि ये इस तरीके का काम कर रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि इस तरीके का काम करने से, इस तरीके का काम करने से, उकसाने से नुकसान किसका होगा? नुकसान हमारा नहीं होगा। वहां पे जो कैनेडियन सिटीजन्स हैं ऑफ हिंदू एंड सिख फेथ, इनका नुकसान होगा। वहां की पॉलिटिक्स अब और पोलराइज होगी, क्योंकि अब वहां पे देखिए एक सब कॉन्टिनेंट की पॉलिटिक्स का इम्पैक्ट तो है। अगर वहां पर सिख एंटी हिंदू, एंटी इंडिया बात करते हैं, तो वहां पे जो मुस्लिम्स हैं वो ऑटोमेटिकली उनके साथ जुड़ जाते हैं और एक लार्जर वोट बैंक बन जाता है। तो ट्रूडो साहब के पास में सिख और मुस्लिम वोट कंसोलिडेट हो रहा है, और इस चीज का एडवांटेज वो ले रहे हैं वो अपने तरीके से। लेकिन इसका नुकसान ये होगा कि आगे आने वाले समय में जब ये चीजें हद से बाहर हो जाएंगी, निकल जाएंगी, तो उनकी सोसाइटी के अंदर अफरा तफरी होगी, टेररिस्ट एक्टिविटीज होगी, जिसका खामियाजा निर्दोष लोग भुगतेंगे। जहां तक इंडिया का सवाल है, जगमीत सिंह मोदी को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये उनको पता होना चाहिए कि मोदी को अगर आप इस तरीके से टारगेट करेंगे तो मोदी और स्ट्रांग होगा, और इसका इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो गया। अगर आप सोशल मीडिया को देखें तो खेमाबंदी और टाइट होती चली जा रही है, और मोदी साहब को इसकी बहुत जबरदस्त सिंपैथी मिलेगी, मिल रही है। आम आदमी पार्टी बहुत इंटरेस्टिंगली चुप है, क्योंकि बहुत सारी फंडिंग कनाडा बेस्ड NRI 6 के थ्रू उनको आई थी जब पंजाब के अंदर इलेक्शन हुआ था। तो ये सारी डायनेमिक्स हमारे ऊपर भी लागू होती हैं, हमारे ऊपर भी ये फर्क पड़ता है। और जो खालिस्तानी जो मूवमेंट या जो भी कोई है जिसको कोई पूछता नहीं था, ये अनफॉर्चुनेटली अब ये टेबल के ऊपर आ गया है और ये डिस्कस हो रहा है। मैं और आप और हम सब ये बात चाहे कुछ भी कर रहे हो, लेकिन डिस्कशन एक खालिस्तानी इशू का ही है। तो ये मैं रिवाइवल तो नहीं कहूँगा, लेकिन डिस्कोर्स में ये आ गया है, और इसका इम्पैक्ट आप देखेंगे अभी जनरल इलेक्शन आ रहा है उसके अंदर भी देखने को मिलेगा, तो विच इज नॉट वेरी गुड फॉर इंडिया एज वेल। आलोक भाई जी बिल्कुल सही कहा आपने, इसका असर तो होगा, और चूंकि इलेक्शन करीब है तो असर होगा। जितेंद्र सर, मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ। आगे दोनों देशों के बीच जिस तरह से कड़वाहट आ गई है, अब आगे आप क्या देख रहे हैं? फॉरवर्ड लुकिंग क्या हम इससे टेक अवे करें इससे? देखिए, फॉरवर्ड लुकिंग तो ये है कि यही मना है कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे, ट्रूडो को, जस्टिन ट्रूडो को और कनाडियन गवर्नमेंट को, ताकि वो चीज़ों को साफ साफ परिदृश्य में देख सकें और उसके हिसाब से वो अपना निर्णय ले सकें। अभी भी बात बहुत नहीं बिगड़ी है, अभी भी बात यहीं तक है, लेकिन उनको चाहिए कि वो कुछ स्टर्न एक्शन लें सिख खालिस्तान समर्थकों के खिलाफ। अगर वो नहीं लेंगे तो दो चीज़ें होंगी, उनको यही एक तो भोगना पड़ जाएगा कि ये सिख खालिस्तानी समर्थक सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि वहाँ पर जो हिंदू रह रहे हैं, हिंदू इमिग्रेंट्स रह रहे हैं, उनके भी खिलाफ हो जाएंगे, तो आपस में झगड़ा होगा। एक चीज, दूसरी चीज ये कि हम तो इस मामले को संभाल लेंगे, क्योंकि हमारे ऊपर तो अभी कोई खास फर्क पड़ा नहीं और न पड़ेगा, हमारी सिक्योरिटी एजेंसी इतनी मुस्तैद है। लेकिन अगर उनको बढ़ावा देंगे तो ये खालिस्तानी समर्थक भस्मासुर की तरह हो जाएंगे। ये फिर कनाडा के गवर्नमेंट या कनाडियन जनता पर ही अटैक करेंगे। आपने देखा है कि ब्रिटेन में या और कई देशों में लोग ये कहने लगे कि हम जल्दी ही
जो माइनॉरिटी थे मुस्लिम्स कि हम जल्दी ही मेजॉरिटी हो जाएंगे और एक निश्चित परसेंटेज हमारा हो जाएगा तो अपने हिसाब से शरिया सरकार कानून लागू करवा लेंगे। हाँ, तो वही चीज़ अगर इस चीज़ को कनाडियन सरकार ने अभी नहीं रोका तो ये चीज़ आगे बढ़ती जाएगी। इसलिए उम्मीद तो यही है कि इसको एक तरह से सिचुएशन को डिफ्यूज़ किया जाए। वो जस्टिन ट्रूडो पहले भी कई बार ऐसे ही उल्टे सीधे बयान दे चुके हैं, वो कम से कम इस बार तो न माफ़ी मांगे क्लियरली अगर उनकी इज्जत हतक होती है उसमें तो, लेकिन ये कहें कि नहीं अभी हम लिपापोती कर दें कि अभी हम ये कर रहे हैं, अभी जांच चल रही, जांच के बाद जो चीज़ सामने आएगी सरकारों द्वारा साझा किया जाएगा, तो ये कह दें। और अभी देखिए, अभी अमेरिका का भी प्रेशर कनाडा पर पड़ेगा क्योंकि अभी भारत के साथ जो दोस्ती है अमेरिका को बहुत महत्वपूर्ण है और भारत के साथ दोस्ती की कीमत पे वो कनाडा के साथ नहीं खड़ा रह सकता, ये भी देखना होगा। हालांकि भारत और कनाडा की एक बायलैटरल ट्रेड जो है वो सिर्फ 6.471 अरब डॉलर है, जिसमें से कनाडा ज़्यादा इंपोर्ट करता है, 3.7 कनाडा इंपोर्ट करता है, 2.7 हम इंपोर्ट करते हैं, तो हमारे फेवर में है। लेकिन ये हमारे ओवरऑल ट्रेड को देखते हुए बहुत मिनिस्क्यूल है, तो इसलिए कनाडा को चाहिए कि आगे बढ़कर ट्रेड के लिए भी बात करें और ये चीज़ जब बात होगी तभी बात आगे आएगी। आपने कहा होगा पहले मेरे ख्याल से पीयूष गोयल या कौन गया था वहाँ कनाडा और ट्रेड की बात करने, ट्रेड एफटीए की बात करने, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, जी अभी नहीं हो पाया। तो ये जब तक कनाडियन सरकार अपने सेल्फ राइटियस पोजीशन से नहीं उतरेगी नीचे कि मैं ही सही हूँ, तब तक ये चीज़ होने वाली नहीं है और भी एग्रीवेट हो जाएगी। हम अपनी ओर से नहीं करेंगे लेकिन उनकी भी ओर से होगी। अगर उनको अकल नहीं आई तो आप देखिएगा आगे 2-4 और लोग निकाले जाएंगे भारतीय उच्चायोग में से, तो ये होगा। मैं यही दुआ करता हूँ भगवान से कि कम उनको सद्बुद्धि हो तो फिर से ये चीज़ पास हो जाए। जी कर्नल दानवीर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है, अभी मैं ट्विटर देख रहा था तो जो हमारा इधर वाला पड़ोसी है पाकिस्तान, उधर से कनाडा के समर्थन में बयान आने लगे हैं कि देखो मोदी का असली चेहरा आ रहा है, भारत का असली चेहरा आ रहा है, हम तो लगातार कह रहे थे कि ये हो रहा है वो हो रहा है, सप्रेशन की जा रही है भारत की तरफ से। क्या पाकिस्तान में भी ऐसे भारत के दुश्मनों का अभी पिछले 6 महीने में देखें तो बड़ी पैमाने पर खात्मा हुआ है अभी तक अनआइडेंटिफाइड लोगों के द्वारा? क्या पाकिस्तान की तरफ से भी ऐसी कोई हरकत हो सकती है कि इस चीज को कनाडा को बेस बना के आप इधर से भी कुछ भारत पर दबाव बनाएं? देखिए, पाकिस्तान तो एक गॉन केस है। पाकिस्तान की तो स्टोरी एक अलग ही चल रही है। पाकिस्तान क्या बोलें, दो सांडों के बीच में अगर एक कुतिया भौंकने लग जाए तो उसकी क्या वैल्यू होती है अदर देन उस शोरगुल में शायद वो भी दब जाता है। तो पाकिस्तान को तो छोड़ दीजिए आप, लेकिन यस, ये बताना बहुत जरूरी है कि पिछले 1.5 साल में अज्ञात लोगों द्वारा 8 लोगों को मारा या जख्मी किया गया है। रियाज अहमद अभी हाल ही में रावलकोट में, जो कि 1999 में पाकिस्तान चला गया था, लश्कर तोयबा का एक अहम आतंकवादी था जिसको मस्जिद में ठोका गया। फिर आप मसूद अजहर, बालाकोट के ऊपर हमला हुआ, बालाकोट के ऊपर हमला हुआ और ये वहां से दुम दबा के भागा और जाके पेशावर में एक मदरसे में जाके उसने शरण ले ली, वहां पे अपना काम करने लगा। 2 महीने बाद एक अचानक से वहां पे एक धमाका होता है जिसके अंदर कहा जाता है कि मसूद अजहर जख्मी हो गया, लेकिन आज तक उसके बाद कभी वो नजर नहीं आया। फिर आप देख लीजिए, बशीर अहमद डार लॉन्चिंग कमांडर था जो हिंदुस्तान के अंदर इन्फिल्ट्रेशन कराने वाला, इसको रावलपिंडी में ठोक दिया गया अज्ञात लोगों ने। फिर अल बद्र का सैयद खालिद रजा और जैश ए मोहम्मद का मिस्त्री जहूर इब्राहिम, ये जहूर इब्राहिम वही है जिसने IC 114 जिसने हिस्सा लिया था। ये अचानक से इनको भी 2 अलग इंसिडेंट्स में कराची में ठोक दिया जाता है। और लाल मोहम्मद ISI का एक ऑपरेटिव काठमांडू में ठोका गया पिछले साल।
ये काउंटरफिएट करेंसी का कारोबार करते थे भाई साहब, और आईएसआई के गुर्गे थे, तो ये भी ठुक गए। और जून 2021 में आपको याद होगा हाफिज सईद के ऊपर भी एक बम हमला हुआ जिसमें वो बच गया, लेकिन उससे पहले उसका लड़का तला सईद, उसके ऊपर हमला हुआ, वो इंजर्ड हो गया। तो ये कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान बेस्ड जो आतंकवादी थे उनके ऊपर हमला हुआ। और हम ये ना भूलें कि जो खालिस्तान कमांडो फोर्स का जो परमजीत सिंह पंजवर था, उसको लाहौर में ठोक दिया गया। और लेटेस्ट ठुकाई की लिस्ट में है हरदीप सिंह, खालिस्तान कमांडो फोर्स के, ये कनाडा में ठोके गए। तो बेसिकली चाहे कनाडा में ठोके जा रहे हैं आप या चाहे पाकिस्तान में ठोके जा रहे हैं, आप हैं उसी इकोसिस्टम का हिस्सा। आपको इकोसिस्टम ये समझना पड़ेगा, चाहे वो सरबजीत सिंह मान हो हिंदुस्तान से, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, चाहे पंजाब के इमिग्रेशन वाली दुकानें हो, टाउट्स हो, चाहे वहां पे जगमीत सिंह की पॉलिटिकल पार्टी हो और उसका नेटवर्क हो, चाहे आईएसआई हो, ये सारी चीजों में अगर आप इसकी गहराइयों में जाएंगे तो ये सारे तार जुड़े हुए नजर आएंगे। तो जो आप सवाल पूछ रहे हैं, अगर ऐसा होता भी है तो कोई अचंभे वाली बात नहीं है, इट इज एक्सपेक्टेड, ऐसा होना चाहिए। अगर ना हो तो हमें हैरानी होनी चाहिए कि यार ये ऐसा हो क्यों नहीं रहा है, जरूर कुछ और गड़बड़ है, पक रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब कि सब ठीक ठाक है, जिस तरीके से होना चाहिए। अगर ठंड लग रही है तो लोग स्वेटर पहन रहे हैं, तो इसका मतलब सब सही है, तबीयत ठीक है। तो वो उस तरीके की कार्रवाई हो रही है, मेरे ख्याल से सब सही है, टेंशन की कोई बात नहीं है। और ये लिस्ट अब ये पता नहीं अज्ञात लोग पता नहीं कैसे मारे जा रहे हैं और ये पकड़े नहीं जा रहे हैं। अब ये आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स, बट अब ये कार्रवाई चलती रहेगी मेरे ख्याल से, ऐसा लगता है। सर अब तो देखना पड़ेगा। जितेंद्र सर, आपसे आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया मैंने आप लोगों का। क्या ये कहना सही होगा कि जस्टिन ट्रूडो ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपने देश को दांव पर लगा दिया है? 100% सही है। अपनी कुर्सी बचाने के लिए जस्टिन ट्रूडो ने ऐसा किया है, क्योंकि यहाँ जब वो यहाँ थे, वापस गए भी नहीं थे, तभी से उनकी आलोचनाएं शुरू हो गई थी कनाडा में, अलग अलग अखबारों, टीवी चैनल, रेडियो, और उन्हीं की पार्टी के नेताओं ने शुरू कर दी थी, प्रोविंशियल नेताओं ने शुरू कर दी थी। तो ये अभी सब आलोचना से बचने के लिए कोई क्या करता है, कोई यही करता है कि भाई थोड़ा सा और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाओ कि हाँ हाँ ये तो इंडिया ने कराया है, तो आप ये दिखाएं कि नहीं नहीं हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा है, हम तो वैसे ही स्टर्न और कठिन थे। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, जो आपने कहा था, पूछा था कि पाकिस्तान क्या करेगा अभी, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान अभी इस स्थिति में नहीं है। एक दो जैसे छुट्टे वो कर दिए थे, उन्होंने हमले करवाए थे अभी जम्मू एंड कश्मीर में, इस स्थिति में नहीं है कि उससे आगे बढ़े, क्योंकि अभी उनके आगे एक और परेशानी आ गई। आपने पढ़ा होगा आज के अखबार में कि न्यूयॉर्क में खुलासा हुआ है कि साहब पाकिस्तान ने पिछले 1 साल में करीब $900 मिलियन के हथियार, गोला बारूद यूक्रेन को बेचे, क्योंकि IMF के उसके लिए। तो अब ये चीज़ मैं नहीं जानता कि पाकिस्तान इस बात के लिए चीन का सामना कैसे करेगा। अमेरिका के प्रेशर में तो मान लिया आपने बेच दिए, लेकिन चीन का जो उनका सदाबहार दोस्त है, अब उनके साथ उनके रिश्तों में एक और कील ठुकने वाली है। तो ये अभी तो पाकिस्तान की परेशानी है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल दानवीर आपका भी, जितेंद्र सर आपका भी, कि इतने अच्छे तरीके से पूरे मसले को समझाया। मुझे लगता है कि दर्शक काफ़ी एंजॉय करेंगे इस सारी इन्फॉर्मेशन को। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।